हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको आज हम खत्म कर देंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा अतिरिक्त रोजगार का सृजन। अगला जो पॉइंट है हमारा उसका नाम है अतिरिक्त रोजगार का सृजन, कि जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या लोगों को। तो सबसे पहले हमने कल एक प्रचंड बेरोजगारी को पढ़ा था, और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत के अंदर 3 लोगों का काम है और काम कर रहे हैं 5 लोग, लेकिन परिणाम उतना ही निकल रहा है। ठीक है, तो जो 2 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, बस वो ऐसे ही व्यर्थ में ही काम कर रहे हैं। तो वो प्रचंड बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, या हम बोल सकते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी है। तो उन 2 को कहीं आसपास फैक्ट्री में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है रोजगार प्राप्त करने का। दूसरा है किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में कब लगाएंगे हम, जब कोई आसपास फैक्ट्री होगी। तो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उद्योग ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो रोजगार जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। आज मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई बड़ी फैक्ट्री है, तो सीधी सी बात है आपके मोहल्ले के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वहां पर रोजगार के लिए, मिलेगी ना। तो सीधी सी बात है उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जो है रोजगार जो है वो बढ़ पाएगा। नए से नया नया रोजगार जो है युवाओं को मिलता रहेगा। उसके बाद है भवनों का निर्माण। हमारे देश के अंदर लगभग 51% लोग जो है वही पढ़ते हैं, बाकी जो लोग हैं वो पढ़ते ही नहीं है, बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। फिर उनको क्या करते हैं, बाल श्रम करवाते हैं। होटलों पर आपने कभी कभार देखे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो है बर्तन धोते रहते हैं, और ठीक है, तो उनको वहां पर न भेजकर अगर पढ़ाया जाए तो सीधी सी बात है सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनानी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ज्यादा से ज्यादा बनानी पड़ेगी। या किसी के पास मान लो थोड़ा बहुत पैसा है तो वो क्या करेगा, निजी स्कूल में भेजेगा, निजी स्कूलें ज्यादा से ज्यादा खोलनी पड़ेगी। और जब निजी स्कूलें और सरकारी स्कूलें जो भवन जो है वो ज्यादा से ज्यादा निर्माण होंगे तो सीधी सी बात है मजदूर को काम मिलेगा, कारीगर को काम मिलेगा, वहां पर पढ़ाने के लिए जो टीचर लगाए जाएंगे उनको भी काम मिलेगा। तो रोजगार तो मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, जो पढ़ाने वाले उनको भी रोजगार मिलेगा, और जो उन भवनों को बनाने वाले उनको भी रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है, ठीक है, कई जिलों के अंदर, भारत के कई जिलों के अंदर काम का अधिकार लागू करने के लिए एक 2005 में एक स्कीम, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आम भाषा में इसको हम मनरेगा या नरेगा बोलते हैं। मनरेगा या नरेगा हम आम भाषा में बोलते हैं। पूरा नाम इसका है, याद रखिएगा, कभी कभार पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, ये 2005 में लागू हुआ था, इसलिए लास्ट में 2005 लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है सरकार कहती है कि किसी कारणवश किसी को रोजगार नहीं मिल पाता है तो क्या वो भूख से मर जाएगा क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देश कब तक चलेगा ऐसे अगर लोग मरते रहेंगे तो। ठीक है, तो क्या है, सरकार कहती है कि भाई देखो इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम इतना कर सकते हैं कि आपको साल में कम से कम 100 दिनों का काम सरकार दे सकती है। लोग कहेंगे कैसे दे सकती है भाई? तो देखो, एक फिक्स अमाउंट जो है, पेमेंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि दिन का इतना रुपया मिलेगा। और अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार के जो भी काम होते हैं, मान लो सड़कें बन रही है या कोई पटरी का काम हो रहा है, या कोई मान लो कोई सरकारी भवन बन रहा है, या जो भी हो रहा है, ठीक है,
उसके अंदर सरकार आपको काम में लगा देगी, ठीक है, और आपको डेली के पैसे देगी। अगर सरकार आपको साल में कम से कम 100 दिन का काम देगी, और अगर 100 दिन का काम नहीं दे पाती है सरकार, तो आपको 100 दिन के पैसे जरूर देगी। यानी कि गारंटी का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी का मतलब है 100 दिन की गारंटी है सरकार की, कि 100 दिन तो आपको काम देगी सरकार, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई बार गांव में जो है फावड़ा वावड़ा लेकर के वो निकल जाते हैं, ठीक है, कि भाई कहां जा रहे हो, नरेगा जा रहे हैं हम तो, ठीक है। तो इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, कई लोग वहां पर जाते हैं, साइन करके वापस आ जाते हैं, ठीक है, वहां पर बैठे रहते हैं, कोई कर्मचारी आते हैं तो खड़े हो जाते हैं और काम पर लग जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि सरकार का कोई काम होता है बहुत ज्यादा धीरे होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल सरकार की गलती नहीं है, गलती किसकी है, जनता की है, ठीक है। कि अगर जनता अपना काम सही ढंग से करने लग जाए ना, तो कोई भी सरकार बुरी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सारी सरकारें जो है वो आपके लिए अच्छा काम कर सकती है अगर जनता अच्छा काम करे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। ये क्या है, देखिए ये संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। संगठित क्षेत्रक क्या होता है, मैं एक आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं, ठीक है। एक आपको बुक में जो एग्जांपल आया हुआ है वही बता रहा हूं मैं। कांता का एग्जांपल दे रखा है आपका संगठित क्षेत्रक में, और असंगठित क्षेत्रक में दे रखा है कमल का। तो देखो मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको स्टोरी, तो जिसका नाम कमल है प्लीज वो बुरा ना माने, ठीक है। तो देखो कांता नाम की एक लड़की है, वो काम करने के लिए जाती है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में उसका काम है, मान लीजिए वो वहां पर जाती है, सुबह जाती है, जाते ही वहां पर सारे बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, या जो मतलब कि जाते हैं तो कैसे न कैसे जो है वो लोग या तो राम राम करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैम बोलते हैं, और ठीक है, रेस्पेक्ट है बहुत ज्यादा वहां पर जाती है, 6 घंटे काम करती है। कितने घंटे? केवल 6 घंटे काम करती है, वहां पर बैठती है, कंप्यूटर से काम होता है, ज्यादा कोई भार वार उठाने वाला काम होता नहीं है। 6 घंटे काम करती है और काम करके घर पर चली जाती। अगर वो किसी दिन बीमार हो गई तो वो उसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है या मेल करना है, बोल देगी कि भाई मेरे बीमारी है और ये मेरा मेडिकल जो है वो है, और मेरे को चाहिए 5 दिन की या 7 दिन की छुट्टी, तो मेडिकल लीव मिल जाएगी उसको, और उसके पैसे भी नहीं कटेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसको छुट्टी मिल जाएगी कांता को, और उसके पैसे भी नहीं कटेंगे। और फिक्स है कि भाई मंथ में, हर कंपनी का फिक्स होता है या हर गवर्नमेंट का फिक्स होता है कि भाई मंथ में इतनी छुट्टियां आपको मिलेगी। जैसे आपको पता है कि संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है, तो वो संडे की, गवर्नमेंट की संडे की छुट्टी रहती है, 4 दिन वो छुट्टी हो गई। तो इस तरीके से छुट्टियां दे देते हैं। और क्या आपको पता है, देखिए जो बैंक में काम करते हैं उनको संडे को छुट्टी होती है, तो उनके पैसे थोड़ी काटते हैं, संडे के नहीं काटते ना, तो वो पेड हॉलीडे कहलाता है, मतलब कि पैसे दिए जाते हैं लेकिन छुट्टी भी होती है। यानी कि महीने में 4 दिन की छुट्टी संडे की मिल गई। कोई मान लो गांधी जयंती आ गई, उसकी छुट्टी अलग, 15 अगस्त 26 जनवरी आ गई, उसकी छुट्टी अलग, या मान लीजिए कोई और भी होली दीपावली आ गई, उनकी छुट्टियां अलग। तो ऐसे छुट्टियां मिला करके काफी दिन उनको पेड हॉलीडे, मतलब कि पैसे मिलते हैं लेकिन छुट्टियां भी होती है, तो उनको कितना अच्छी सुविधा मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती है, और उनका पीएफ करता है, मतलब कि उनको जब रिटायर होते हैं तब भी उनको पैसा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, इंश्योरेंस मिलता है, सारी चीजें इसको मिल रही है। कितना सुखी है, ठीक है, और पैसे भी मतलब अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया संगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र क्या है? तो एक कमल नाम का लड़का है, भाई कमल नाराज मत होना, कमल नाम का लड़का है, एक दुकान में काम कर रहा है,
उसको बार बार उठवाते हैं, छोटू छोटू कहकर पुकारते हैं, ओए छोटू वो देख वहां पर साफ सफाई नहीं की है, वहां पर देख झाड़ू निकाल। ठीक है, इस तरीके से बोला करते हैं। कभी कभार मालिक उसको गालियां तक निकाल देता है। ठीक है, और मान लो वो बीमार पड़ गया तो मालिक बोलता है कि कुछ नहीं है, काम कर, ठीक है, होता रहेगा। ठीक है, और मान लो घर पर काम हो गया, उसको छुट्टी चाहिए किसी दिन, ठीक है, तो मालिक बोलेगा कि नहीं मिलेगी छुट्टी। अगर वो फिर भी छुट्टी लेकर के जाता है तो भी उसका जितने दिन वो छुट्टी पर रहता है उसके रुपए काटे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है, जो कांता थी उसको महीने की 1 तारीख को पैसे मिल जाते थे उसके, लेकिन यहां पर 6-6 महीने तक जो कमल को पैसे नहीं दे रहे, बोले देंगे अगले महीने में दे देंगे, ठीक है, अगले महीने में दे देंगे, ऐसे करते जा रहे हैं। फिर ये कमल जो है वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। जैसे ही वो बोलता है ना कि भाई आप पैसे ही नहीं दे तो मेरे को नौकरी छोड़नी है, तो वो बोलेगा कि हाँ चला जा, दूसरी जगह चला जा, पिछले वाले पैसे भूल जा अगर दूसरी जगह जाएगा तो। अब बेचारा करे क्या, इसको यहीं पर रहना पड़ेगा फिर। तो इस तरीके से लोग जो है असंगठित क्षेत्र में फंस जाते हैं लोग, कई लोग। ठीक है, तो इनको संरक्षण देने का भी होना चाहिए। अब इनको संरक्षण कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो देखो, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो असंगठित क्षेत्र में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि असंगठित क्षेत्र में जो लोग जाते हैं ना, उनके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए कि भाई जो असंगठित क्षेत्र में जो हो रहा है, जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार के अंदर जो भी हो रहा है, उसके अंदर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए और सरकार को उनके लिए नए नए जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो चलाने चाहिए, जिससे कि उनका शोषण ना, उनके ऊपर अत्याचार ना हो। ज्यादातर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं ना, 1990 के बाद देखा गया है कि ज्यादातर लोग संगठित क्षेत्र जो है उनसे निकाल दिया गया है उनको, और फिर वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं मजबूरन। उनकी मजबूरी बन चुकी है असंगठित में क्षेत्र में काम करना। ठीक है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है, और सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो पिछड़ी जनजाति के लोग होते हैं। ठीक है, तो SC ST के लोग होते हैं, वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। ठीक है, जैसे आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, तो आरक्षण का काम क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा SC ST के लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या करे, प्रोत्साहित करे कि भाई देखो आपके लिए इतनी ढील दे चुके हैं कि आप इतने नंबर लेकर आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो पढ़ लो। ठीक है, तो वो लोग पढ़ेंगे और क्या करेंगे, संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर भी अगर वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, जिनको यही काम करना है तो वो मत पढ़ो, और जिनको ये काम नहीं करना है, संगठित क्षेत्र में जाना है, किसी कंपनी में अच्छा काम करना है, तो सीधी सी बात है पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। आज का जमाना ऐसा है कि आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आप एक साइड में पड़ी खल की जो बोरी होती है ना, जो गाय को खल देते हैं, ठीक है, उस बोरी के समान हो। आपका कोई यूज नहीं है, आपको लोग कोई नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं स्वामित्व पर आधारित क्षेत्र कि भाई जो मालिक होता है ना, स्वामित्व मतलब मालिक जो होता है उसके आधार पर कितने क्षेत्रक है, तो 2 क्षेत्रक है। पहला है सार्वजनिक और दूसरा है निजी। सार्वजनिक और निजी, नाम से ही हमें लगभग पता चल गया है कि क्या है सिस्टम। पहला सार्वजनिक। सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक होता है ऐसा कोई क्षेत्र जिसका कोई भी एक मालिक नहीं होता है, जनता उसका मालिक, जनता जो है उसी की मालिक होती, यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी विद्यालय है, पब्लिक पार्क है, ठीक है, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ये अपनी सड़कें हैं, ब्रिज है, ठीक है, ये सारे रेलवे लाइन है, रोडवेज बस है, ये किसकी है? सार्वजनिक है ना, सब यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। एक होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के अंदर स्वामित्व जो है वो किसी एक व्यक्ति का या एक कंपनी का होता है। ठीक है,
जैसे कि रिलायंस है, किसकी है भाई? मुकेश अंबानी की है। हालांकि वो केवल मुकेश अंबानी की नहीं है, क्योंकि एक कंपनी जो है उसके अंदर शेयर्स होते हैं, सबसे ज्यादा शेयर्स जिसके होते हैं वो मालिक होता है, और बाकी जो होते हैं वो उसके तरीके से पार्टनर मान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास 0.1% शेयर जो है रिलायंस के मेरे पास है, तो उस रिलायंस कंपनी का 0.1% पार्टनर हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मालिक वही माना जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर हो। तो मतलब मुकेश अंबानी की रिलायंस है, टाटा की रतन टाटा की टाटा है। ठीक है, टाटा स्टील हो। तो अडानी ग्रुप जो कि वर्ल्ड के सेकंड नंबर पर आ चुके हैं, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में, सबसे अमीर लोगों में सेकंड नंबर पर। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी एक कंपनी का, एक व्यक्ति का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है, तो वो निजी क्षेत्र। कई बार क्या होता है, निजी क्षेत्र को भी सरकार के अंडर में काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई बिजली है, बिजली सप्लाई कर रही है, तो बिजली की जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगी? सरकार डिसाइड करेगी, अपनी मनमानी रेट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा जरूरत का सामान है, और निजी जो कंपनियां हैं वो मान लो एकता कर ले, सारी कंपनियां एकता कर ले। मान लो मिनरल वाटर मिल रहा है, या कोई जरूरत का सामान, मान लो नमक है, नमक जो कंपनी बनाती है, जितनी भी कंपनियां बनाती है, वो सारी जो है एकता कर ले और बोले कि अपन है ना कल से नमक बेचेंगे 500 रुपए केजी। ठीक है, अब आम जनता कैसे खरीद पाएगी? ठीक है, अब निजी क्षेत्र वाले तो बोल देंगे आपको खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो। अब सब्जी बनाने के लिए तो नमक चाहिए होगा। ठीक है, खाना खाने के लिए नमक की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तब सरकार इन पर कंट्रोल रखती है कि भाई नहीं, आप ऐसे मनमानी रेट नहीं लगा सकते, हम आपको बताएंगे कौन सी रेट लगानी है। ठीक है, वो रेट आप लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। ठीक है, और अगर एक टुक होकर के आपने अगर इस पाठ को पढ़ा है, तो निश्चित ही आपको पूरा पाठ समझ में आया है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन जरूर दबा दे, ताकि आने वाले जो थर्ड चैप्टर का जो आपको पढ़ना होगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि भाई हाँ, राहुल सर का वीडियो जो है वो आपके पास आ चुका है, अब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है वो एक तरीके से अलार्म का काम करेगा। ठीक है, कि भाई अलार्म बज गया, पढ़ना है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अच्छे परसेंटेज लेकर के आने हैं बोर्ड की एग्जाम के अंदर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।